कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा भयानक और एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आपने बहुत सारी तंत्र साधनाओं के बारे में जान लिया है और हर तंत्र साधना किस वजह से की जाती है, क्यों की जाती है, सबका अपना अलग अलग कारण होता है। लेकिन जब कोई इन तंत्र साधनाओं का गलत इस्तेमाल करने लग जाता है तो फिर उसका बहुत ही भयानक परिणाम भुगतना होता है। और एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया है जो आपको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं कि हमें भी इस प्रकार की तंत्र साधना करने के पूरे मंत्र बताओ। तो उनके लिए ये घटना सुनना बहुत जरूरी है। कई बार लोग गलत इस्तेमाल करने के लिए ही इन साधनाओं को सीखना चाहते हैं, जिसका नतीजा भयानक हो सकता है, जो आज आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। और काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो रोज़ स्टोरी सुन रहे हैं बट उसके बावजूद भी इसी फैमिली का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो ज़्यादा समय न गंवाइए और इस फैमिली को और बड़ा करें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वो शुक्ल पक्ष चल रहा था और दिन था रविवार का। शाम हो चुकी थी। गौरव कुछ देर पहले ही बाजार से कुछ सामान लेकर लौटा था। उसने आते ही अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, न तुम में आना और न किसी को आने देना। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कहाँ देना कि बाहर गया है। गौरव की माँ चुपचाप सिर हिलाती है। गौरव खुद को अपने कमरे में बंद करके एक साधना की तैयारी करता है। साधना करने से पहले गौरव खुद को आईने में देखता है। उसके सीधे गाल पर एक जले का निशान था जो उसके चेहरे को बदसूरत बना रहा था। वह उस निशान को कुछ देर तक देखता ही रहता है और फिर अपने गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। उसके बाद वह बहुत रोता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र घड़ी पर जाती है तो रात के 10 बज रहे थे। वह जल्दी से साफ फर्श पर आम की लकड़ी की चौकी रखता है और उस पर एक गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाता है। गौरव उस कपड़े पर हल्दी से रंगे अक्षतों से अष्टदल का निर्माण करता है और उसके बीच में एक पुष्प किन्नरी यंत्र रख देता है जो कि शुद्ध धातु का बना हुआ था। फिर वह शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाता है। कुछ देर दीपक के आगे नतमस्तक होने के बाद वह अष्टगंध, अक्षत और पुष्प आदि से पूजा प्रारंभ करता है। गौरव दीप के आगे दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हे दीप, आप देवी का रूप हैं। आप मेरी उस पूजा कर्म के साक्षी हैं और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। अतः जब तक मैं साधना में रत रहूं तब तक आप स्थिर रहने की कृपा करें। इसके बाद गौरव देवी किन्नरी का ध्यान करता है और एक मंत्र का जाप करता है, ओम पुष्प किन्नरी वर्षमान्य श्रौम ओम। वह इस मंत्र को पुष्प किन्नरी माला पर 41 बार पढ़ता है और मन में यह इच्छा रखता है कि किन्नरी देवी उसे दर्शन दे और उसकी इच्छा को सुने। जैसे ही गौरव यह मंत्र पूरे करता है, उसके कमरे में एक सुगंध फैल जाती है जो बहुत ही मनमोहक थी। वैसे तो गौरव की आंखें बंद थीं, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है, यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तब उसे एक दिव्य दृष्टि दिखाई देती है जो उसके सिर पर हाथ रख रही थी। गौरव अपने आप को गंगा के किनारे पूजा करते हुए देखता है। फिर कुछ ही देर बाद उसे दिखाई देता है कि गंगा में बहुत सारे पुष्प उसकी तरफ आ रहे हैं और जाकर उसके चरणों में रुक रहे हैं। यह इस बात का संकेत था कि उसने किन्नरी देवी को प्रसन्न कर लिया है और सिद्ध कर लिया है। फिर देखते ही देखते वह दृश्य उसकी आंखों से चला जाता है और धीरे धीरे वह सुगंध भी समाप्त हो जाती है। जैसे ही सुगंध समाप्त होती है, गौरव समझ जाता है कि उसकी साधना पूरी हो चुकी है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि दीपक की लौ अभी भी चल रही है। गौरव दीपक की लौ को देखकर प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वह एक ताज़ा पान निकालता है और आधा पान पुष्प किन्नरी को भोग लगाता है और आधा पान खुद खा लेता है। वह मन में विचार करता है कि उसके गाल पर जो दाग है, वो जला हुआ दाग जो उसकी खूबसूरती के आड़े आ रहा था, किसी भी तरह से चला जाए और वह एक सुंदर पुरुष बन जाए। यह प्रार्थना करके वह एक बार फिर किन्नरी यंत्र के आगे नतमस्तक होता है और अपनी पूजा को समाप्त कर देता है। गौरव सारा सामान उठाकर रख देता है।
ऐसा करते करते उसे रात के 12 बज चुके थे। वह समय देखता है कि पूरी रात बाकी है। वह पूरी रात पुष्प किन्नरी का स्मरण करता रहता है और उनसे बस यही प्रार्थना करता रहता है कि उसके गाल का दाग चला जाए और वह एक सुंदर पुरुष में बदल जाए। अगले दिन जब गौरव उठता है तो उसे अपने गाल पर बहुत ज्यादा दर्द का एहसास होता है और जलन भी महसूस होती है। वह तुरंत शीशे में देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो दाग जिससे वह बहुत परेशान था अब उसके गाल पर था ही नहीं। उसे यकीन नहीं होता। वह बाथरूम में जाकर अपने मुंह को धोता है और मुंह धोते ही उसकी जलन और दर्द भी गायब हो जाता है। वह बार बार शीशे में अपने आप को देख रहा था। उसकी हैरत की हद नहीं थी कि उसका वो दाग सच में चला गया है। गौरव खुशी से फूला नहीं समाता। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किन्नरी साधना पूरी हो गई। गौरव किन्नरी देवी को शत शत प्रणाम करता है। उस दिन वो खूब अच्छे से तैयार होकर अपने काम के लिए जाता है। गौरव अपने घर का इकलौता बेटा था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं जो अभी स्कूल में पढ़ रही थीं और घर में केवल मां थी। पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। अपने घर का वह अकेला कमाने वाला था। मां अक्सर बीमार रहा करती थी। ऐसे में दवाई का खर्च, बहनों की पढ़ाई गौरव के लिए काफी मुश्किल था। ऊपर से उसका वो दाग उसे लेकर भी अक्सर परेशान रहा करता था। लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वह सारे दिन का काम निपटाने के बाद अपने मोहल्ले के पीछे वाली गली में जाता है। वह गली अक्सर सुनसान रहा करती थी। गौरव गली में खंभे के पास खड़ा होकर बार बार मोड़ पर झांक रहा होता है। वह किसी का इंतजार कर रहा था। उसके मन में बहुत बेचैनी थी जो चेहरे पर साफ झलक रही थी और अंत में उसका इंतजार पूरा होता है। उसके सामने एक लड़की आती है जिसका नाम था साक्षी। गौरव साक्षी से बहुत प्यार करता था। वह उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन साक्षी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन गौरव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ साक्षी के सामने जाता है, लेकिन हर बार की तरह साक्षी अपने रास्ते चल रही थी। उसने गौरव पर कोई ध्यान नहीं दिया। गौरव को थोड़ा अजीब लगा। वह साक्षी के पीछे गया और उसे रोका। साक्षी सुनो। साक्षी ने पीछे पलट कर देखा तो पाया कि गौरव है। गौरव को देखते ही साक्षी थोड़ी असहज होने लगी और उससे नजरें चुराने लगी। गौरव के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि थी। वह बोला, साक्षी, तुमने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। साक्षी ऐंठते हुए बोली, क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ? मैं अपने रास्ते जा रही हूं। गौरव कहता है, ओहो, अच्छा, तुम चिड़चिड़ाओ मत। ये बताओ कि क्या अब तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो? यह सुनते ही साक्षी गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैंने उस दिन तुम्हें मना कर दिया था ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपने रास्ते चलो और मैं अपने रास्ते। गौरव कहता है, लेकिन साक्षी, अब तो मेरे चेहरे का दाग भी चला गया है। तुम्हें शायद मेरे दाग से परेशानी थी ना? साक्षी गौरव के चेहरे को बड़ी ध्यान से देखती हैं और फिर हैरानी से अपने माथे को पीटती है। वह कहती है, हे भगवान, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर दाग था। अरे बेवकूफ इंसान, मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। देखो गौरव, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पापा भी नहीं हैं। तुम अपने परिवार पर ध्यान दो। इन सब चक्करों में पड़कर कोई फायदा नहीं है और मुझे भी इन चीजों से दूर रहना है। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी बात, वे मेरी भी पढ़ाई रुकवा देंगे। मुझे अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम अपना काम देखो और मुझे मेरे रास्ते जाने दो। मुझे इस तरह परेशान मत करो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रही बात तुम्हारे दाग की, तो मुझे उससे कोई लेना देना कभी था ही नहीं। तुमने गलतफहमी अपने मन में खुद ही पाल ली कि मैं तुम्हारे दाग की वजह से तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाई। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इतना कहते ही साक्षी वहां 1 मिनट भी नहीं रुकती और सीधे अपने घर आ जाती हैं। लेकिन गौरव कुछ देर वहां पर बुत बना ही खड़ा रह जाता है।
उसे साक्षी से यह उम्मीद नहीं थी। वह अपने मन में सपना संजोए बैठा था। उसने बड़ी ही भक्ति के साथ साधना की थी। उसे पूरा यकीन था कि किन्नरी साधना के जरिए वह अपने आप को सुंदर बना लेगा और उसका पौरुष बढ़ जाएगा। लेकिन वह भूल गया था कि हर व्यक्ति सिर्फ चेहरा देखकर मोहब्बत नहीं करता। गौरव को लगता था कि साक्षी बहुत सुंदर है, इसलिए उसे एक सुंदर लड़का ही चाहिए और इसीलिए उसने अपने आप को सुंदर बनाने के लिए किन्नरी देवी की साधना की। अंत में उसे सुंदरता मिली भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गौरव का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वह बहुत निराश हो गया था। वह वहां यूं ही 15 से 20 मिनट तक खड़ा रहता है। फिर कुछ ही देर में कुत्ते भौंकने लगते हैं। तब उसे होश आता है और वह अपने घर जाता है। चेहरा उदास, मन में निराशा लिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसकी माँ सुधा उसकी निराशा को पहचान लेती है और उसके पीछे जाती है। उसकी माँ पूछती है, गौरव बेटा क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो, कोई बात हुई क्या? गौरव ना में सिर हिला देता है और कहता है, माँ कुछ देर मेरे पास ही बैठो। गौरव की माँ अपने बेटे के पास शांति से बैठी रहती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वह माँ थी और समझ चुकी थी कि किसी बात की वजह से गौरव का दिल टूटा है या उसे कोई इमोशनल चोट लगी है। वह सोचती है कि जब गौरव का दिल करेगा वह उसे बता देगा, और गौरव अक्सर ऐसा ही करता भी था। लेकिन उस दिन गौरव ने ऐसा नहीं किया। वह अपनी माँ के पास कुछ देर बैठा तो और उसे शांति भी मिली, लेकिन फिर वह सो गया। गौरव की माँ ने भी उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे सोता देख वह भी वहां से चली गई। गौरव 24 साल का एक नौजवान लड़का जो अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं जो कि स्कूल में पढ़ रही थी और उसके पिता का देहांत हो चुका था। इस घटना के बाद वह बहुत बुरी तरह टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसका जीवन व्यर्थ है। वह 2-3 दिन तक काम पर भी नहीं जाता, इसलिए उसकी माँ को चिंता सताने लगी थी। उसकी माँ गौरव से कई बार पूछ चुकी थी कि बेटा क्या बात है, मुझे बता, क्या पता मैं उसका हल निकाल सकूं। लेकिन गौरव अपनी माँ को कुछ बताता ही नहीं था। फिर 3 दिन बाद गौरव बाहर जाने का फैसला करता है। वह अपना सामान पैक करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ यहाँ रहकर तो ज्यादा आमदनी होती नहीं है, मैं बाहर जा रहा हूँ, वहीं कोई जॉब करूँगा। मेरी क्वालिफिकेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि यहाँ कोई मुझे ढंग के पैसे दे पाए। मैं सोच रहा हूँ बाहर जाकर कोई अच्छा काम देख लेता हूँ। अगर सही जॉब मिलेगी तो वो ठीक, नहीं तो फिर कोई दूसरा ही काम देखूंगा। ये सुनकर माँ को धक्का लगता है। वह कहती है, क्या बाहर जाकर काम करेगा? लेकिन बेटा हम यहाँ अकेले। गौरव कहता है, माँ परेशान मत हो, मैं हर महीने में एक बार यहाँ आ जाया करूंगा और देखो 2 बहनें हैं, अभी ये स्कूल पढ़ रही हैं, कल कॉलेज भी होगा, फिर उनकी शादी। मुझे नहीं लगता यहाँ रहकर हम पैसे जोड़ पाएंगे या आगे कुछ कर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैंने मामा से कह दिया है, कोई भी जरूरत का सामान मंगाना हो ना, उनसे मंगा लीजिए, मैं उन्हें पैसे भिजवा दिया करूंगा। गौरव की मां को गौरव का यह फैसला सही तो नहीं लगता, लेकिन हालातों को देखते हुए वह गौरव को बाहर जाने की रजामंदी दे देती है। गौरव काम करने के लिए बिहार से मुंबई चला जाता है। इधर साक्षी को भी जब यह पता चलता है कि गौरव पैसे कमाने के लिए बाहर गया है तो उसे भी तसल्ली हो जाती है। साथ ही उसे खुशी भी होती है कि गौरव ने उसकी बात मानी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर लगभग 2 साल बाद गौरव की मां साक्षी के घर मिठाई का एक डिब्बा लेकर आती है। घर में घुसते ही गौरव की मां साक्षी को आवाज लगाती है, साक्षी बेटा साक्षी। साक्षी अपने कमरे में थी। साक्षी निकल कर आती है, साथ में उसकी मां भी आती है। साक्षी कहती है, जी आंटी बताइए। गौरव की मां कहती है, बेटा लो मुंह मीठा करो, मेरी बड़ी लड़की ने 12वीं क्लास में टॉप किया है और ये मिठाई यहाँ की नहीं है, गौरव ने अपने दोस्त के हाथ मुंबई से भेजी है, वो भी कुछ दिन बाद आने वाला है। यह सुनकर साक्षी और उसकी मां दोनों के चेहरे पर लंबी मुस्कान फैल जाती है। साक्षी कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर साक्षी मिठाई खा लेती है। उसके बाद साक्षी के घर परिवार में जितने भी लोग थे सभी लोग मुंह मीठा करते हैं।
गौरव की माँ और साक्षी की माँ कुछ देर बातें करती हैं। साक्षी के परिवार में केवल उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र ही था जिसने मिठाई नहीं खाई थी, क्योंकि वह उस समय घर पर नहीं था। लेकिन जाते जाते गौरव की माँ ने कहा था, दीदी ये मिठाई धर्मेंद्र के लिए रख लेना, जब वह आए तब उसे दे देना। गौरव की माँ तो अपने घर चली जाती है, लेकिन इधर साक्षी बची हुई मिठाई जो कि धर्मेंद्र के लिए थी वह खा लेती है। उसके परिवार में सब लोग यही बातें कर रहे थे कि अच्छा है गौरव बाहर चला गया, अब इन लोगों का घर परिवार सुधर जाएगा। बहुत परेशानियां झेली हैं। साक्षी के परिवार वाले खुद बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार और अच्छे व्यवहार के लोग थे। कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहता है। साक्षी की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। वह एक जगह जॉब करने लगी थी। रोज का आना जाना होता था और साक्षी उसी गली से आया जाया करती थी जिससे अक्सर वह कॉलेज जाती थी, क्योंकि उस गली को पार करने के बाद ही मुख्य सड़क आती थी। हमेशा की तरह उस शाम भी साक्षी अपने कंधे पर हैंडबैग डाले अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। शाम का समय था, सभी लोग अपने अपने घरों में थे। साक्षी अपनी ही धुन में जमीन पर देखते हुए चले जा रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही साक्षी को यह एहसास होता है वह रुककर पीछे पलटती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वह अपने दाएं बाएं भी देखती है, सभी के घर बंद थे। साक्षी दोबारा अपने रास्ते चलने लगती है। फिर अचानक उसके कानों में किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। इस बार साक्षी श्योर थी कि पीछे जरूर कोई तो है, लेकिन दोबारा पलटने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। साक्षी मन ही मन कहती है, अजीब बात है, मुझे बार बार किसी का धोखा क्यों हो रहा है, और वैसे भी इस गली में कोई आता जाता भी नहीं है। लोग भी अपने कामों से ही बाहर निकलते हैं, इसलिए तो मैंने रास्ते को चुन रखा है, और आज ये अजीब सा एहसास समझ नहीं आ रहा। साक्षी अपने दिमाग से फालतू बातों को निकालकर दोबारा चलना शुरू करती है। अचानक साक्षी की नजर गली के उस मोड़ पर पड़ती है जहां पर अक्सर गौरव खड़ा होकर उसे देखता था। वो गली का मोड़ साक्षी और गौरव के घर की तरफ ही जा रहा था। उस दिन पता नहीं साक्षी को उस मोड़ को देखते ही अजीब सी झुरझुरी सी लगती है। उसका शरीर कांप उठता है। ऐसा लगता है कि वहां गौरव है और वह अभी भी उसके पीछे पड़ा है। लेकिन अगले ही पल जब साक्षी को यह एहसास होता है कि वहां कोई नहीं है, तब साक्षी रिलैक्स होकर आगे बढ़ती है। साक्षी के घर की गली में शाम के समय हमेशा 2-4 बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, लेकिन उस दिन वहां एक भी बच्चा नहीं था। यह बात साक्षी को बहुत अजीब लगती है। वह मन ही मन सोचती भी है कि क्या बात, आज बहुत सन्नाटा हो रखा है, कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचते ही साक्षी जैसे ही 2 से 4 कदम आगे बढ़ती है, उसे ऐसा एहसास होता है कि किसी ने उसे आवाज लगाई। साक्षी पीछे पलटकर देखती है। उसे ठीक उसी जगह पर एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है जहां गौरव अक्सर खड़े होकर साक्षी को देखता था। वह आदमी पूरी तरह से काला था। उसका ऊपर का बदन नग्न था। उसने अपने कमर पर एक तहमत, जिसे लूंगी भी कहते हैं, वो बांध रखी थी। वह आदमी इतना ज्यादा काला था कि उसकी केवल आंखों का सफेद हिस्सा ही चमक रहा था। देखने में तंदुरुस्त था और थोड़ा डरावना भी था। साक्षी जैसे ही उस आदमी को देखती है, उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं, पैर कंपकपा जाते हैं और वो उल्टे कदम ही अपने घर की तरफ चलने लगती है। वह लड़खड़ाती हुई जल्दी से अपने घर में घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ध्यान से देखने पर वह काला आदमी एक साधारण व्यक्ति ही लग रहा था, लेकिन न जाने उसमें ऐसा क्या नकारात्मक आकर्षण था जिस वजह से साक्षी अपना ध्यान उस आदमी से हटा नहीं पा रही थी। वह घर आने के बाद काफी देर डरी सहमी रहती है। जब वो अपने परिवार वालों के साथ बैठती है तब जाकर उसे थोड़ा सही लगता है। उस रात साक्षी सो रही थी। साक्षी अपनी माँ रेवती के साथ सोया करती थी। जब साक्षी गहरी नींद में चली जाती है, अचानक उसे ऐसा एहसास होता है जैसे उसके सिरहाने कोई बैठा है। उसे अपना सिर भारी लग रहा था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ रखा है। वह अपनी आंखें खोलती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। साक्षी को अपने कमरे में हवा दबी हुई मालूम होती है। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वैसे तो साक्षी अपने हाथ पैर चला पा रही थी,
बस अपना सिर ही नहीं उठा पा रही थी। कुछ सेकंड में ही उसे घबराहट होने लगती है। वह अपनी माँ से दूसरी तरफ करवट करके लेटी थी। साक्षी अंदाजे से अपने हाथ को अपनी माँ की तरफ लेकर जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उससे थोड़ा दूरी पर सो रही थी, जिस वजह से वह अपनी माँ को छू भी नहीं पाती। वह अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ, मम्मी, माँ, लेकिन उसकी आवाज बहुत हल्की थी। शायद उसकी आवाज माँ तक जा नहीं रही थी। फिर वह अपनी बॉडी को पीछे की तरफ करके अपनी माँ के पैरों पर पैर मारती है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें झांझोड़ने की कोशिश करती है। फिर अचानक रेवती की आंख खुल जाती है। वह तुरंत उठती है और कहती है, साक्षी, क्या हुआ? वह देखती हैं कि उनकी बेटी एक ही तरफ सिर करके लेटी है और उसके चेहरे पर अजीब सा डर है। वह अपना सिर हिला नहीं पा रही है। रेवती अपने हाथों के सहारे से उसका सिर उठाती है तो साक्षी सही हो जाती है। वह उठकर बैठती है और अपनी माँ से चिपट कर रोने लगती है। उसकी माँ कहती है, बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? रो क्यों रही हो? साक्षी कहती है, पता नहीं मम्मी, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सिर किसी ने पकड़ रखा है। पता नहीं कौन था। रेवती कहती है, क्या सिर पकड़ रखा था? लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। तुम जरूर कोई सपना देख रही होंगी। साक्षी कहती है, नहीं मम्मी, मैं कोई सपना नहीं देख रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरा सिर बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था किसी ने दबाकर पकड़ रखा है। रेवती कहती है, अच्छा बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास लेटी हूं ना, मेरी तरफ मुंह करके लेट जाओ। इसके बाद साक्षी की माँ साक्षी का हाथ पकड़कर लेट जाती है। साक्षी और उसकी माँ को दोबारा सोए हुए शायद आधा यह 1 घंटा ही हुआ होगा कि अचानक साक्षी हवा में उड़ती है और जमीन पर पटकी खा जाती है। साक्षी को चोट लगती है, जिस वजह से वह चिल्लाती भी है। चिल्लाने की वजह से रेवती की आंख भी खुल जाती है। बेटी को अपने पास न पाकर रेवती तुरंत उठकर बैठती है तो पाती है कि साक्षी जमीन पर गिरी हुई है और रो रही है। रेवती तुरंत साक्षी को संभालती है और कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? कैसे गिर गई? साक्षी अपनी माँ से चिपक जाती है और कहती है, मम्मी, किसी चीज ने मुझे पटका है। यह सुनकर रेवती को अजीब लगता है। वह अपने आसपास देखती है, उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। यहां तक उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। वह अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा, तुझे क्या हो गया है? तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? कहीं तूने कोई भूत चुड़ैलों की फिल्में तो नहीं देखी, इसलिए डर रही हो? साक्षी कहती है, नहीं मम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज ही ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। रेवती कहती है, बेटा घबरा मत, भला तुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा? चल बिस्तर पर लेट जा, तू आराम से सो जा। मैं जाग रही हूं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। साक्षी दोबारा बिस्तर पर लेट जाती है। वहीं दूसरी ओर रेवती साक्षी के सिरहाने पर बैठी रहती है और मन ही मन हनुमान जी का पाठ करती रहती है। रात यूं ही गुजर जाती है। अगली सुबह साक्षी तो अपनी जॉब पर चली जाती है और उसकी माँ रसोई घर में अपनी बहू रेखा के साथ काम करने लगी थी। रेवती रेखा से रात की बात बताती है कि किस तरह साक्षी बहुत डर रही थी, जिसे सुनकर रेखा कहती है, मम्मी जी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि साक्षी को डिप्रेशन होगा। ऑफिस में काम भी तो बहुत होता है, बेचारी साक्षी बहुत थक जाती है। रेवती कहती है, लेकिन बेटा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो ये कोई और मामला ही लग रहा है। साक्षी की भाभी रेखा कहती है, ओहो मम्मी जी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, बस काम का प्रेशर है और डिप्रेशन। आप साक्षी के साथ बैठकर बातें करो या फिर उसे कहीं ले जाओ, कुछ दिन घूम आएगी तो ठीक हो जाएगी। अपनी बहू की बातें सुनने के बाद रेवती शांत हो जाती है और अपनी बहू की बात मानने को तैयार हो जाती है। उसी शाम साक्षी एक बार फिर ऑफिस से लौट रही थी और आज फिर उसे वही आदमी दिखाई देता है जो कल दिखाई दिया था, जिसका चेहरा बेहद डरावना था।
उस काले से आदमी को देखकर साक्षी एक बार फिर सहम जाती है और भागती हुई अपनी घर में घुस जाती है। और इस बार तो साक्षी घर में जाते ही रोने लगती है। उसकी माँ और भाभी उसे संभालती है। साक्षी की छोटी बहन प्रीति भी अपनी बहन को रोता देख रोने लगती है। रेवती बार बार साक्षी से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन साक्षी कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। साक्षी को घर में भागते घुसते देख रेखा को लगता है कि शायद साक्षी को रास्ते में किसी ने छेड़ा होगा। वह साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। रेखा साक्षी से पूछती है, साक्षी मुझे बताओ क्या बात है? तुम अचानक घबराकर घर में घुसी। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या, या किसी ने तुम्हें छेड़ा? साक्षी कहती है, नहीं नहीं भाभी, मुझे किसी ने नहीं छेड़ा। रेखा, तो फिर तुम भागती हुई घर में क्यों आई? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा था? साक्षी इस सवाल पर चुप हो जाती है और सोच में चली जाती है। रेखा कहती है, बोलो साक्षी, क्या हुआ? साक्षी कहती है, नहीं भाभी, मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो आदमी। इतना कहकर साक्षी जोर जोर से रोने लगती है। रेखा साक्षी को गले से लगाती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है। रेखा पूछती है, बताओ साक्षी, कौन आदमी? देखो, जब तक तुम बताओगी नहीं, हम तुम्हारी परेशानी कैसे दूर करेंगे? साक्षी अपने आंसू पोंछती हुई कहती है, भाभी, गली के मोड़ के अजीब सा आदमी, वो काला सा आदमी मुझे घूरता है। ये बात सुनकर रेखा एकदम कहती है, मुझे लगा ही था कोई ऐसी ही बात होगी। कौन है वो आदमी? साक्षी कहती है, मुझे नहीं पता भाभी, मैंने उसे कल भी देखा था। वो मुझे घूरता है और वो बहुत ही घिनौना है। साक्षी एक बार फिर रोने लगती है। रेखा एक बार फिर साक्षी को समझाती है, साक्षी रोना बंद करो, तुम हिम्मत वाली लड़की हो, इस तरह से रोकर कोई फायदा नहीं है। तुम चिंता मत करो, देखो तुम्हारे भाई तो रात तक ही लौटते हैं। हम ऐसा करेंगे, कल चौराहे पर तुम्हें लेने के लिए पिताजी को भेज देंगे। वह तो जल्दी ही आ जाते हैं, घबराओ मत, हम देखेंगे आखिर वह आदमी कौन है। रेखा अपनी जगह साक्षी को जितना दिलासा दे सकती थी देती है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि साक्षी के मन में डर खुद ब खुद पैदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वह कोई डरपोक लड़की है, लेकिन पता नहीं क्यों जब साक्षी उस काले से आदमी को देख रही थी तब उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। ये वह खुद नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह किसी को बता भी नहीं पा रही थी, बस वह जितना बता पाई उसने अपनी भाभी को बता दिया। साक्षी अपने कमरे में चली जाती है। फिर रेखा अपनी सास को ये सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो भी रोने लगती है। रेखा अपनी सास को भी समझाती है, इसमें रोने वाली क्या बात है, बाहर निकलेंगे तो यह सब चीजें तो आम ही है। हमें इन सब से लड़ना चाहिए, न कि घबरा कर रोना चाहिए और घर में बैठना चाहिए। आप फिक्र मत करो मम्मी जी, कल हम पिताजी को चौराहे पर लेने के लिए भेज देंगे। वैसे भी जिस गली से साक्षी आती है वह अक्सर सुनसान ही रहती है। इससे पहले कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो, हमें इसको रोकना होगा। रेवती कहती है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो साक्षी के पिताजी भी देर से आते हैं, तब हम क्या करेंगे? रेखा कहती है, ओहो मम्मी जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हो? जिस दिन पिताजी साक्षी को लेने नहीं जा पाएंगे उस दिन मैं चली जाऊंगी। वैसे भी चौराहा यहां से है ही कितना दूर। रेवती कहती है, अरे तुम नहीं, मैं तुम्हें इस हालत में बाहर नहीं भेज सकती। तुम 4 महीने की गर्भवती हो, तुम्हें तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। ऐसा करेंगे, जब पिताजी नहीं होंगे तब मैं चली जाया करूंगी। रेखा रहती है, हाँ मम्मी जी, मैं भी तो आपसे यही कह रही हूं, हमें साक्षी का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उस रात साक्षी ठीक से खाना नहीं खाती है और जल्दी सो जाती है। रेवती भी अपनी बेटी को एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और फिर कल रात साक्षी जितना डरी थी उसके बाद तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए रेवती समय से पहले ही कमरे में जाकर लेट जाती है। रेखा भी घर के सारे काम निपटा चुकी थी। वह भी अपने कमरे में आराम कर रही थी और धर्मेंद्र को उस काले से आदमी के बारे में भी बता रही थी।
रात का पहला पहर शुरू ही हुआ था कि अचानक साक्षी की आंख खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। साक्षी की मां अभी भी जाग रही थी। अपनी बेटी को अचानक उठता देख वह कहती है, साक्षी क्या हुआ? क्या फिर से कोई सपना देखा? साक्षी कहती है, नहीं मम्मी, हमारे कमरे में अभी कोई आया था। रेवती हैरानी से कहती है, क्या हमारे कमरे में? नहीं बेटा, मैं तो जाग रही हूं। हमारे कमरे में कोई नहीं आया, दरवाजा बंद है। साक्षी कहती है, नहीं मम्मी, मैंने अपने कानों से दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और किसी के चलने की आवाज भी आई थी। रेवती कहती है, बेटा यह सब तेरे दिमाग का वहम है। मुझे लगता है तू टेंशन में है, ऑफिस का काम ज्यादा है। देख, हम कुछ दिन के लिए बाहर चलेंगे या किसी रिश्तेदार के घर चलेंगे, तुझे भी आराम हो जाएगा। तू ज्यादा सोच मत कर, और मैं तो कहती हूं यह जॉब छोड़ घर में बैठकर आराम कर। अपनी मां के मुंह से यह सारी बातें सुनकर साक्षी चुपचाप लेट जाती है और करवट बदल लेती है। साक्षी की नजरें अभी भी दरवाजे पर टिकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में उसके कमरे में कोई आया है। साक्षी एक बार पलक झपककर दोबारा अपनी आंखें खोलती है तो चिल्ला उठती है, क्योंकि उसे वही काला आदमी अपने दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा था जो उसे गली में दिखाई देता था। वह आदमी अभी भी साक्षी को अजीब तरह से घूर रहा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। उस हंसी को देखकर साक्षी घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। साक्षी की मां, जो कि उसके बराबर में ही बैठी थी, उसे भी समझ नहीं आता कि अचानक साक्षी को क्या हुआ। वह अपनी बेटी को संभालती है, बेटा क्या हुआ? क्या हो गया? बताओ मुझे। साक्षी दरवाजे की तरफ हाथ से इशारा करके कहती है, मम्मी मम्मी, यह वही है, वो यहां भी आ गया। मम्मी मम्मी, मुझे बचा लो, ये मुझे कुछ कर देगा। मम्मी मम्मी, वो मेरे करीब आ रहा है। और सच में साक्षी को वह काला सा आदमी दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। साक्षी उस आदमी को अब और नहीं देख सकती थी, इसलिए वह एक बार फिर अपनी मां की गोद में छिप जाती है और अपनी मां को कसकर पकड़ लेती है। रेवती को समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी को कौन दिखाई दे रहा है, जबकि उसे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी बेटी को घबराता देख उसे समझाने बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन रेवती भी मां थी, वो भी अपनी बेटी को कसकर अपने सीने से लगा लेती है और फिर कुछ ही देर में साक्षी नॉर्मल हो जाती है। जैसे ही वह अपनी मां से अलग होकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन साक्षी की चीख घर परिवार के अन्य लोगों ने सुन ली थी। वे लोग दरवाजा खटखटा रहे थे और दरवाजा खोलने को कह रहे थे, लेकिन साक्षी अपनी मां को छोड़ ही नहीं रही थी। रेवती साक्षी से कहती है, साक्षी बेटा दरवाजा खोलने दो। साक्षी कहती है, नहीं मम्मी, दरवाजा मत खोलो, वही आदमी होगा, वह मेरे कमरे में आ जाएगा। रेवती कहती है, बेटा ऐसा नहीं है, आवाज सुनो, बाहर तुम्हारे पापा खड़े हैं, भैया हैं, वह तुम्हारी आवाज सुनकर डर गए हैं। साक्षी कहती है, नहीं, बाहर वही आदमी खड़ा है, आप मेरी बात मानो मम्मी, दरवाजा मत खोलना। रेवती बड़ी मुश्किल से साक्षी को खुद से अलग करती है और दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सभी लोग कमरे में आते हैं और उनके पीछे आता है वही काला आदमी, जिसे देखकर साक्षी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बुरी तरह चिल्लाने लगती है, अपने हाथ पैर पटकने लगती है और बिस्तर के एक कोने में सिकुड़कर बैठ जाती है। साक्षी की भाभी, बहन, माँ व पापा और भाई सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस वह रोए जा रही थी और चिल्लाई जा रही थी। वह बार बार कह रही थी, वो वहां खड़ा है, वहां पर, वह मुझे कुछ कर देगा। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी वह मेरे पास आ रहा है। इतना कहते कहते साक्षी अपना चेहरा ढक लेती है। घर के सभी सदस्य कमरे में हर जगह देख रहे थे, उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। धर्मेंद्र कहता है, साक्षी को क्या हो गया है? इसे कौन दिखाई दे रहा है? अंदर से तो सब दरवाजे लॉक हैं, तो हमारे घर में कौन घुस आया? रेवती कहती है, पता नहीं बेटा, ये कुछ देर पहले भी यही कह रही थी, इसे कोई दिखाई दे रहा है। रेवती एक माँ थी, कहते हैं कि जब दवा असर नहीं करती तो दुआ असर करती है,
और माँ तो अपने बच्चों के लिए हर वह काम करती है जिससे उसके बच्चा सही हो जाए। रेवती भी उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करने लगती है, वो भी तेज आवाज के साथ, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह महसूस हो चुका था कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है वह पैरानॉर्मल है। हालांकि उसकी ये बात मानने वाला घर में शायद ही कोई हो, क्योंकि वह पुराने ख्यालात की महिला थी। वह इस बात को समझ पा रही थी कि साक्षी सिर्फ डिप्रेशन में जाकर यह सब नहीं कह सकती, और जैसे ही रेवती हनुमान चालीसा का पाठ करती है, कुछ ही देर में साक्षी शांत हो जाती है और पानी मांगती है। वह नॉर्मल हो जाती है तो चुपचाप लेट जाती है और कुछ ही देर बाद सो भी जाती है। उसकी हालत देखकर घर के सभी सदस्य घबरा गए थे कि आखिर साक्षी को क्या हो गया। वहीं दूसरी ओर रेखा धर्मेंद्र से कहती है, आप एक बात मानिए, कल आप ऑफिस मत जाना। कल आप शाम को देखना कि आखिर गली के मोड़ पर कौन आदमी खड़ा रहता है। वह है कौन, कहाँ से आता है, हम उसे कल ही पकड़ेंगे। बताओ, उस आदमी ने हमारी फूल जैसी बच्ची को डरा कर रख दिया, उसकी इतनी बुरी हालत कर दी। धर्मेंद्र अपनी पत्नी की बात पर हामी भर देता है। उधर रेवती भी पिछली रात ठीक से सोई नहीं थी और आज रात भी वो हनुमान चालीसा का पाठ करती रहती है ताकि उसकी बेटी सुकून के साथ सो जाए। अगली सुबह धर्मेंद्र ऑफिस ना जाकर सुबह से ही बार बार बालकनी में जाकर झांक रहा था और गली के मोड़ की ओर ही देख रहा था। वह उस आदमी का इंतजार कर रहा था जो उसकी बहन साक्षी को घूरता था। वह दिन भर में कई बार गली के चक्कर भी लगा कर आता है और बालकनी से झांक कर भी देखता रहता है, लेकिन उसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं देता। फिर जैसे ही वह समय आता है जब साक्षी घर के लिए लौटती थी और उस सुनसान गली से आती थी, तब धर्मेंद्र टकटकी लगाए बालकनी पर खड़ा रहता है। जब वह देखता है कि समय पूरी तरह से निकल रहा है, तब वह खुद जाकर गली में इधर उधर उस व्यक्ति को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। वह व्यक्ति धर्मेंद्र को दिखाई ही नहीं देता। धर्मेंद्र इतने पर भी हार नहीं मानता। वह गली से बाहर जाकर कुछ लोगों से उस काले से आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति के बारे में नहीं पता था और धर्मेंद्र भी उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि वह आदमी बहुत ही काला है और तहमद लपेटे रखता है। वहीं दूसरी ओर घर के सभी सदस्य धर्मेंद्र का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वे इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र उस आदमी का पता लगा सके, लेकिन जब धर्मेंद्र घर वापस आता है तो खाली हाथ आता है और निराशा लेकर। उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि धर्मेंद्र को वह आदमी नहीं मिला। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए रेखा पूछती है, क्या हुआ जी, पता चला उस आदमी का? धर्मेंद्र नामे सिर हिला देता है। फिर वह अपनी बहन साक्षी के पास जाता है और उससे पूछता है, बाबू सच बता, क्या सच में गली में कोई खड़ा होता है और तुझे देखता है? साक्षी कहती है, हाँ भैया, मैं सच कह रही हूं। वह पिछले 2 दिनों से ही मुझे घूर रहा है और कल तो वह मेरे कमरे में भी आया था। ये घर वाले मान ही नहीं रहे, वह बहुत ही डरावना है। धर्मेंद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। वह साक्षी को अकेला छोड़कर बाहर आ जाता है। रेवती अपने बेटे से कहती है, बेटा, हमारी बेटी को क्या हो गया है? वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? धर्मेंद्र कहता है, पता नहीं मां, हो सकता है रेखा की बात सही हो, उसे डिप्रेशन हो। मेरी बात मानो तो उसकी जॉब वगैरह सब छुड़वा दो। हम काफी पैसा कमा रहे हैं, उसके शौक के चक्कर में वह परेशान हो, ये हम नहीं देख सकते। कुछ दिन घर में रहेगी तो शायद सही हो जाए। रेवती को भी धर्मेंद्र की बात ठीक लगती है, इसलिए वह साक्षी से जॉब पर जाने के लिए मना कर देती है और साक्षी को भी यही सही लगता है, क्योंकि अब वह उस काले से आदमी का सामना नहीं करना चाहती थी। उस रात साक्षी की मां हनुमान जी की एक चौकी साक्षी के सिरहाने पर रखकर सो जाती है, लेकिन उस रात रेखा, जो अपने पति के साथ अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसे तेज यूरिन की जरूरत होती है। वह जल्दी से वॉशरूम में जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना यूरिन पास करती, उसे तेज ब्लीडिंग होने लगती है और वह घबरा जाती है। वह बाथरूम के अंदर से ही चिल्लाने लगती है। धर्मेंद्र उसकी आवाज सुनकर उठ जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है,
लेकिन रेखा तो अपना आप खोए बैठी थी। वह बस रोए जा रही थी और चिल्ला रही थी। कुछ ही देर में साक्षी और अन्य लोग भी उठ जाते हैं। रेखा जब दरवाजा खोलती है तो धर्मेंद्र हैरान रह जाता है। रेखा का निचला हिस्सा खून से सना हुआ था। उसके पेट में तेज दर्द था। वह अपना पेट पकड़े एक कोने में बैठी थी और रोए जा रही थी। धर्मेंद्र जल्दी से उसे संभालता है। इतने में ही घर के लोग भी धर्मेंद्र के कमरे में आ जाते हैं। वे सभी रेखा की वो हालत देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बिना देरी किए धर्मेंद्र और उसकी मां रेखा को अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पता चलता है कि रेखा का मिसकैरेज हो चुका है, यानी कि अब उसका बच्चा दुनिया में नहीं है। यह खबर सुनते ही घर में मातम छा जाता है। रेवती को समझ नहीं आता कि वो तो रेखा का काफी ध्यान रखती थी, बल्कि खुद रेखा भी अपना बहुत ध्यान रखती थी, तो ऐसे में मिसकैरेज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्मेंद्र डॉक्टर से मिसकैरेज की वजह भी पूछता है तो डॉक्टर भी कोई साफ वजह नहीं बता पाते, बल्कि वे तो यह कहते हैं कि टाइम पीरियड के हिसाब से इस समय तो इनका मिसकैरेज का कोई चांस ही नहीं था। यह कैसे संभव हो गया, हमें भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल डॉक्टर रेखा की देखभाल करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इधर साक्षी की वजह से पहले ही सब परेशान थे और अब रेखा के साथ हुई इस घटना से लोगों के दिल टूट चुके थे। कुछ दिनों में रेखा की छुट्टी हो जाती है और वह घर चली जाती है। रेवती, जो कि अब तक साक्षी का हर समय ख्याल रखती थी, उसके आसपास जब भी रहती थी तब भगवान की भक्ति करती रहती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी। कभी उसे प्रसाद खिलाती तो कभी उसे टीका लगाती और इस तरह से वह साक्षी का बचाव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इन सब चीजों की वजह से साक्षी सही है, लेकिन जब रेखा वाली घटना होती है तो रेवती का ध्यान भगवान की भक्ति से हट जाता है। अब वह दिन में कभी कभी ही साक्षी के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी और साक्षी का डर एक बार फिर उभरने लगा था। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि कोई चीज उसे पकड़ने की, उसे छूने की कोशिश कर रही है। वह हल्की सी आहट से ही डर जाती थी और कंपकपाने लगती थी। एक रात साक्षी की मां रेवती रात के 11 बजे अपने पति से बातें कर रही थी। साक्षी अपने कमरे में अकेली थी। वह एक नोबेल पढ़ रही थी, तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। साक्षी समझती है कि घर का ही कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए वह कहती है, हाँ आ जाओ। फिर दरवाजा अपने आप खुलता है। साक्षी का ध्यान अभी भी अपनी किताब पर ही था। दरवाजा खुलने के बाद साक्षी के कानों में किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन साक्षी को लगता है कि शायद उसके आसपास कोई है ही नहीं, और इसीलिए साक्षी अपनी नजर उठाकर देखती है तो सच में उसके आसपास उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अभी भी किसी के चलने की आवाज आ रही थी। फिर धीरे धीरे वह आवाज उसके करीब आती है और अचानक उसके बिस्तर पर बड़ी चादर अपने आप खिसक जमीन पर गिर जाती है। इस घटना से साक्षी घबरा जाती है और तुरंत अपनी किताब बंद करके पीछे हो जाती है। अगले ही पल साक्षी को महसूस होता है जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ा। वह अपने पैर छटपटाने लगती है और चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसकी आवाज निकालनी बंद हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। धीरे धीरे साक्षी खुद पर कंट्रोल खो देती है। उसके हाथ पैर बिल्कुल बंद से जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिए हैं, और फिर उसके साथ वह होता है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो तो क्या कोई भी इंसान इस चीज की कल्पना कर ही नहीं सकता। एक अदृश्य शक्ति उसके साथ दुष्कर्म करती है। साक्षी इतनी बेबस थी कि वह देख भी नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ यह सब कौन कर रहा है। वह न चिल्ला पा रही थी, न कोई इशारा कर पा रही थी। उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। कुछ देर बाद साक्षी आजाद होती है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी के शरीर की सारी जान निकल चुकी है। उसके शरीर में अब कुछ नहीं है। साक्षी का शरीर भी धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और यह सब कुछ अचानक ही होता है। उसकी आंखें गड्ढे में धंस जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। वह बेसुध सी अपने बिस्तर पर लेटी रहती है। अब वह चिल्लाना भी बंद कर देती है, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। बेजान सी वह अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है।
फिर कुछ ही देर बाद उसकी माँ रेवती कमरे में आती है और अपनी बेटी की हालत देखकर हैरान रह जाती है। उसके शरीर से उसके कपड़े हटे हुए थे। चेहरे पर पड़ी झुर्रियां यह एहसास कर रही थी कि यह साक्षी नहीं है। रेवती एकदम चिल्ला उठती है। घर के सभी लोग तुरंत आते हैं और साक्षी को देखकर वे भी हैरान रह जाते हैं। रेवती तो जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। रेखा और प्रीति साक्षी के पास जाकर उसे उठाकर बैठाते हैं, उसके शरीर को ढकते हैं और उससे पूछते हैं, साक्षी क्या हुआ? तुम्हारा यह चेहरा इतना पीला कैसे हो गया? साक्षी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से कह पाती है, पानी। उसकी भाभी तुरंत उसे पानी पिलाती है और फिर साक्षी अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक साक्षी के साथ ये क्या हुआ। सब लोगों उन्हें समझा रहे थे कि हिम्मत से काम लो, लेकिन रेवती को ये एहसास हो चुका था कि अब वह अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही, इसलिए उसे और भी रोना आ रहा था। रोते रोते अचानक रेवती के गले में ढंसका उठता है और वह खांसने लगती है। कुछ ही देर में उसे ऐसा होता है जैसे कि वह उल्टी करेगी और इसीलिए वह तुरंत वॉश बेसिन के पास जाती है। जैसे ही वह उल्टी करती है तो घबरा जाती है क्योंकि वो खून की उल्टियां करती है। उसके मुंह से केवल खून ही खून निकल रहा था, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। इतने में ही प्रीति भी पहुंच जाती है। वह अपनी मां की कमर मसलती है तो वॉश बेसिन में खून देखकर उसकी भी होश उड़ जाते हैं। वह भागकर अपने पिता और भाई को बताती है। अब सभी लोग रेवती को देखने में लग जाते हैं, उसे संभालते हैं। जैसे ही रेवती की उल्टियां रुकती हैं, धर्मेंद्र कहता है, मम्मी, आपको यह खून की उल्टियां कैसे? रेवती कहती है, पता नहीं बेटा, पहली बार ही हुई है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर के साथ ये हो क्या रहा है। एक एक करके सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी आ रही है। धर्मेंद्र कहता है, ये सब छोड़ो मां, आप अभी मेरे साथ अस्पताल चलो। रेवती कहती है, लेकिन बेटा इस समय टाइम तो देख, बहुत रात हो चुकी है। मैं कल सुबह चलूंगी, मुझे बहुत कमजोरी भी लग रही है। मैं साक्षी के पास जा रही हूं। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। यह मेरी ही गलती है कि आज मैंने उसके पास केवल एक ही बार हनुमान चालीसा पढ़ी। तुम लोग मेरी बात को समझो, मामला कुछ और ही है। हमारे घर को या तो किसी की बुरी नजर लग चुकी है या फिर कोई है जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। कोई तो आदमी है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है और जो केवल उसे ही दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक होती घटनाओं से घर वाले भी सहमे हुए थे, इसलिए वे लोग रेवती की बात पर कोई भी गलत प्रतिक्रिया नहीं देते। रेखा धीरे से धर्मेंद्र से कहती है, मम्मी जी सही कह रही हैं, और इतना कहकर रेखा धर्मेंद्र को कमरे में ले जाती है। रेवती भी साक्षी के पास चली जाती है और उसके पिता मोहनलाल प्रीति के साथ बैठक में ही बैठे रहते हैं। वह प्रीति से कहते हैं, बेटा तुम सो जाओ, मैं साक्षी के पास होकर आता हूं। तुम्हारी मां भी अकेली है। प्रीति कहती है, लेकिन पापा मुझे अकेले डर लग रहा है। मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी। मैं हमेशा आप लोगों से अकेले रहने की जिद करती थी, लेकिन अब मुझे अकेले नहीं रहना। मैं भी साक्षी दीदी की तरह मम्मी के पास ही सोऊंगी। साक्षी के पिताजी कहते हैं, चलो ठीक है, तुम भी वहीं सो जाना। साक्षी के पिता और उसकी बहन दोनों साक्षी के पास चले जाते हैं। इधर रेखा धर्मेंद्र से कहती है, देखिए जी, मुझे मम्मी जी की बात बिल्कुल सही लग रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आप खुद ही सोचिए, मेरे मिसकैरेज का कोई मतलब ही नहीं बनता। मम्मी जी मेरा इतना ख्याल रखती हैं और मैं खुद अपना इतना ख्याल रखती हूँ। उस रात भी मैं बस यूरिन करने के लिए गई थी तो अचानक, और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब मैं बाथरूम में गई थी ना, तो अचानक ही मुझे ना दहशत सी लगी थी। ऐसा लगा था जैसे वहां पहले से ही कोई है। फिर एकदम, कहते कहते रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धर्मेंद्र रेखा को समझता है, देखो रेखा, जो भी हुआ भगवान की मर्जी थी। अब यह सब क्यों हुआ, आगे क्या होने वाला है, यह भी भगवान ही जाने, लेकिन हालात ठीक नहीं है। रेखा कहती है, मेरे ख्याल से हमें घर में एक बार यज्ञ करवा लेना चाहिए।
अगर किसी की बुरी नजर होगी तो वह दूर हो जाएगी। वैसे भी बहुत समय हो गया है, घर में कोई पूजा भी नहीं हुई है। धर्मेंद्र को रेखा की बात ठीक लगती है, इसलिए वह कहता है, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूं। धर्मेंद्र भी अगले दिन ही पंडित जी से मिलकर यज्ञ के लिए कहता है। तब पंडित जी कहते हैं कि 3 दिन के बाद का मुहूर्त सही है, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे घर आऊंगा। 3 दिन बाद जब पंडित जी घर आते हैं और यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जैसे अग्निकुंड बनाना, पूजा की सभी सामग्रियों को आसपास एकत्रित करना, तब उन्हें घर से एक दुर्गंध आने लगती है। जी एक अच्छे विद्वान भी थे और साथ ही साथ उन्हें कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी आती थीं, जिसके चलते वह उस दुर्गंध से यह बात पहचान जाते हैं कि इस घर में जरूर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। जब वह यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, तब बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। फिर एक पल वह अपने काम को रोककर धर्मेंद्र से पूछते हैं, धर्मेंद्र बेटा, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। धर्मेंद्र कहता है, जी पंडित जी, बताइए। पंडित जी कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है? धर्मेंद्र कहता है, नहीं पंडित जी, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तो यज्ञ करवा रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, मेरा शक सही था। धर्मेंद्र पूछता है, क्या शक? क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी कहते हैं, बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। कोई है जो तुम सबको परेशान कर रहा है। यह सुनते ही धर्मेंद्र की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह कहता है, यह क्या बात कह रहे हैं आप? धर्मेंद्र के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। पंडित जी कहते हैं, हाँ बेटा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा। कोई तो बहुत दुष्ट शक्ति है जो तुम सबको नुकसान पहुंचाना चाह रही है, और जहां तक मेरा अंदाजा है कि वह तुम्हें पूरी तरह से नष्ट भी कर सकती है। मुझे बहुत तेज वाइब्रेशन आ रही है और इसीलिए मेरा ध्यान बार बार भटक भी रहा है। धर्मेंद्र पंडित जी आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, तो अब आप ही बताइए पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? पंडित जी कहते हैं, एक तो मुझे तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य का एक एक बाल चाहिए और सभी को मेरे सामने लेकर आओ। धर्मेंद्र सभी को एक जगह इकट्ठा करता है। उस समय घर पर साक्षी के पिता मोहनलाल जी घर पर नहीं थे। धर्मेंद्र कहता है, पंडित जी, पापा भी कुछ ही देर आने वाले होंगे, बाकी ये हमारा पूरा परिवार है। पंडित जी सभी से उनका एक बाल तोड़ने को कहते हैं और इस बीच पंडित जी नजर बार बार साक्षी की तरफ ही जा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। तभी पंडित जी देखते हैं साक्षी के बाल खुद ब खुद हवा में उड़ रहे हैं, जबकि वहां का पंखा भी बंद है। पंडित जी अन्य लोगों की ओर देखते हैं तो सबके बाल, कपड़े, सब कुछ स्थिर था। पंडित जी समझ जाते हैं कि जो कुछ भी है उसका साक्षी के साथ बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए वह सबसे पहले साक्षी का बाल तोड़ते हैं, जो कि टूटने से भी नहीं टूट रहा था। फिर वह कैंची का इस्तेमाल करते हैं और साक्षी का बाल ले लेते हैं और इसी तरह वह घर के सभी सदस्यों को बाल लेकर उन सब की एक गांठ लगा देते हैं। पंडित जी उस पर एक मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं। तभी धर्मेंद्र का फोन बज उठता है। फोन एक अननोन नंबर से आया था। धर्मेंद्र तुरंत कॉल उठाता है और फिर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। डर, चिंता, निराशा उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। अपने पति का चेहरा देखकर रेखा तुरंत पूछती है, क्या हुआ? किसका फोन है? धर्मेंद्र रेखा का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि फोन वाले व्यक्ति से बात करने लगता है। जी, कौन से अस्पताल में? मैं बस अभी आ रहा हूं। इतना कहकर धर्मेंद्र फोन रखता है। तब रेखा दोबारा पूछती है, अरे बताइए ना, क्या हुआ? धर्मेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहता है, पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वह जीवन ज्योति हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनते ही रेवती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोने लगती है। सभी लोग रेवती को संभालते हैं। धर्मेंद्र रेखा से कहता है, रेखा, तुम घर में सबका ध्यान रखना, मैं देखता हूं कि पापा का एक्सीडेंट कैसे हुआ। रेवती रोते रोते अपनी छाती पीट रही थी और कह रही थी, हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारी रक्षा कर। पंडित जी, देखिए ना,
एक के बाद एक अनहोनी होती जा रही है। हम अपने घर को कैसे बचाएं? क्या करें हम? पंडित जी कहते हैं, मुझे तो पहले ही यह शक हो गया था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम चिंता मत करो, धर्मेंद्र मोहनलाल को देख लेगा। मेरे ख्याल से हम सबको यज्ञ की तैयारी करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन समय ऐसा था कि सबका दिल बेचैन था। उधर मोहनलाल अस्पताल में पड़े थे। ऐसे में भला किसका दिल यज्ञ में लग जाता। लेकिन फिर भी पंडित जी सबको समझाते हैं तो सभी लोग यज्ञ में शामिल होने के लिए राजी हो जाते हैं। भारी दिल से सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। पंडित जी भी श्लोकों के साथ यज्ञ शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक तो घर के सदस्यों का मन भटका ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे यज्ञ की अवधि बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे सभी का मन यज्ञ में लगने लगा था और सभी अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया कि अग्निकुंड की अग्नि तेजी के साथ भड़क उठी और घर की छत से जा मिली। यह देखकर सभी डर गए और थोड़ा पीछे भी हट गए। पंडित जी का यज्ञ अभी भी जारी था। उन्होंने इशारे से सभी को वापस अपने स्थान पर बैठने के लिए कहा और यज्ञ जारी रहा। एक बार सब कुछ सामान्य था। फिर लगभग 15 से 20 मिनट बाद घर का सभी सामान अपने आप हिलने लगता है। जमीन स्थिर ही थी, केवल सामान हिल रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि यह यज्ञ रोक दिया जाए। लेकिन पंडित जी ऐसा नहीं करते हैं। वह मंत्रों का जाप करते हुए इधर उधर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर कौन है। तभी साक्षी झटके से अपनी गर्दन ऊपर की ओर करती है और चिल्लाने लगती है। उसे चिल्लाता देख सभी घबरा जाते हैं और इस बार तो पंडित जी भी अपने मंत्रों का उच्चारण रोक देते हैं। चिल्लाते चिल्लाते साक्षी अपने आप ही हवा में ऊपर की ओर उठने लगती है। ये किसी जादू से कम नहीं था। अब सबको पूरी तरह से यकीन हो गया था कि कोई बहुत ही दुष्ट शक्तिशाली शक्ति है जो इस घर में खेल खेल रही है। साक्षी को इस तरह से अपने आप हवा में उड़ता देख रेखा, रेवती और प्रीति उससे दूर हट जाते हैं। साक्षी का चिल्लाना बंद नहीं होता। फिर अचानक साक्षी झटके से जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे उसके मुंह से खून भी बहने लगता है। साक्षी को बेहोश देख सभी लोग वापस उसके पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। पंडित जी कहते हैं, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। साक्षी को पानी पिलाया जाता है, लेकिन वह होश में नहीं आती। तभी घर में बहुत तेज दुर्गंध फैलने लगती है, जो अब पंडित जी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को भी आ रही थी। रेखा कहती है, यह अजीब सी गंध कैसी है? प्रीति कहती है, हाँ भाभी, अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। पंडित जी कहते हैं, कुछ नहीं सड़ रहा, यह उस प्रेत की उपस्थिति की निशानी है। रेखा हैरानी से पूछती है, क्या प्रेत? कैसा प्रेत? पंडित जी कहते हैं, एक ऐसा प्रेत जो तुम्हारे घर को नष्ट करना चाहता है। यह उसी की निशानी है और वह साक्षी पर हावी हो चुका है। यह सुनते ही रेखा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखें चौड़ी करने लगती है। वह कहती है, पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? पंडित जी कहते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या तुम्हें साक्षी की हालत दिखाई नहीं देती? इसके बाद पंडित जी कहते हैं, हमें सबसे पहले यज्ञ को पूरा करना होगा। यज्ञ पूरा होना जरूरी है, उसके बाद ही हम इस प्रेत से निपटेंगे। और इतना कहकर पंडित जी दोबारा अपने स्थान पर बैठकर यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने में उन्हें बहुत सारी अड़चनें आने लगी थी। बार बार अग्निकुंड की आग बुझ जाती थी। कभी कोई सामान अपने स्थान से गिर जाता तो कभी पंडित जी के दिमाग से मंत्र निकल जाते। लेकिन फिर भी हर परेशानी के बाद पंडित जी यज्ञ को पूरा कर लेते हैं और फिर आवाहन करते हैं उस प्रेत का, जो इस घर की विनाश लीला का कारण था। पंडित जी के आवाहन करने पर वह प्रेत तुरंत हाजिर हो जाता है, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देता। उस प्रेत को केवल पंडित जी देख पा रहे थे। पंडित जी देखते हैं कि वह प्रेत साक्षी के बिल्कुल बराबर में बैठा हुआ है, जबकि साक्षी जमीन पर बेहोश पड़ी है। यह वही प्रेत था जो साक्षी को अक्सर गली के मोड़ पर दिखाई देता था। वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह एक दुष्ट प्रेत था,
काला सा, डरावना और बहुत ही सालों पुराना। पंडित जी उस प्रेत से गुस्से में कहते हैं, ओ दुष्ट प्रेत, तू इस घर में क्या कर रहा है? क्यों आया है यहाँ? पंडित जी की इस बात पर वह प्रेत हंसने लगता है। उसकी हंसी की गूंज पूरे घर में सुनाई देती है, लेकिन वह दिखाई किसी को भी नहीं देता। पंडित जी दोबारा पूछते हैं, बता, यहाँ क्यों आया है और कौन है तू? वह प्रेत बस हंसे ही जा रहा था। उसके बाद वह साक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, यह मेरी है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। पंडित जी कहते हैं, नहीं, यह संभव नहीं है, तू ऐसा नहीं कर सकता। यह तेरे प्रेत लोक की लड़की नहीं है। इसका शरीर इस दुनिया में रहने के लिए बना है। जब तक ये खुद एक आत्मा में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक तू इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वह काला प्रेत हंसता है और कहता है, हाँ, सही कहा। जब तक इस लड़की की आत्मा इसके शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं जा पाऊंगा। इसीलिए मैं इसे मार रहा हूं, इसके जीवन काल को कम कर रहा हूं, ताकि मैं इसे अपने साथ ले जाऊं। पंडित जी कहते हैं, दुष्ट कहीं के, तू ऐसा क्यों कर रहा है? इस लड़की ने तेरा क्या बिगाड़ा है? यह बात सुनकर प्रेत एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, कुछ भी नहीं, यह लड़की बहुत सुंदर है, मुझे भा गई है। मैं इसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों चाहता हूं। और इतना कहते ही वह प्रेत फिर से गायब हो जाता है। लेकिन तभी पंडित जी की सांसें तेज चलने लगती हैं। अचानक उनके हाथ अकड़ने लगते हैं। वह कुछ बोलने वाले थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। रेखा तुरंत पंडित जी को संभालती है और कहती है, क्या हुआ पंडित जी, क्या हो रहा है आपको? लेकिन बेचारे पंडित जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे उन्हें कोई दौरा पड़ रहा है। रेखा उन्हें पानी पिलाती है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं होता। पंडित जी साक्षी की तरफ इशारा करके कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन रेखा इशारा नहीं समझ पा रही थी। फिर अचानक पंडित जी बेहोश हो जाते हैं और तभी घर का दरवाजा खुलता है तो देखते हैं कि सामने धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र भी पंडित जी को बेहोश देख जल्दी से उनके पास आता है। रेखा अब तक की सारी कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर धर्मेंद्र भी परेशान हो जाता है। वह कहता है, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रेखा कहती है, यह तो भगवान ही जाने, लेकिन इस समय आप सबसे पहले पंडित जी को अस्पताल लेकर जाइए। इन्हें अजीब तरह से दौरा पड़ रहा था, हाथ अकड़ गए थे और कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। यह सुनते ही धर्मेंद्र, रेखा और प्रीति तुरंत अस्पताल जाते हैं और पंडित जी को एडमिट कराते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि पंडित जी को पैरालाइज का असर हो गया है। ना वह चल फिर सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। यह सुनते ही धर्मेंद्र और उसके परिवार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि अचानक यह क्या हो गया। फिलहाल वे लोग पंडित जी के परिवार वालों को इत्तिला देते हैं। इधर धर्मेंद्र और उसके परिवार के लोग घर आ जाते हैं। धर्मेंद्र बताता है कि उसके पापा की तबीयत भी काफी सीरियस है। सभी लोग बहुत परेशान थे। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। प्रीति दरवाजा खोलती है तो सामने गौरव और उसकी मां को पाती है। दोनों के चेहरे पर ही चिंता झलक रही थी। गौरव की मां सुधा कहती है, बेटा, मम्मी कहाँ है? प्रीति कहती है, आइए आंटी, अंदर आइए, अंदर ही है मम्मी भी। सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। गौरव और उसकी मां भी उन लोगों के पास जाते हैं। गौरव को देखकर धर्मेंद्र तुरंत खड़ा होता है और कहता है, अरे गौरव, तुम कब आए? और सब ठीक है? काम कैसा चल रहा है? गौरव कहता है, जी भैया जी, अच्छा चल रहा है। वो हमें अंकल के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। किस अस्पताल में भर्ती है वो और उनकी हालत कैसी है? धर्मेंद्र कहता है, गौरव, क्या बताऊं, समझ नहीं आ रहा इन सब के पीछे क्या कारण है। लेकिन इस समय मेरे पापा ही मुसीबत में नहीं है, बल्कि मेरा पूरा परिवार मुसीबत में है। सुधा कहती है, क्या मतलब? तब रेखा अपने घर की पूरी कहानी सुधा और गौरव को बताती है। सारी कहानी सुनने के बाद सुधा को हैरानी भी होती है और साथ ही दुख भी होता है कि इतना अच्छा परिवार है, इनके साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन गौरव कहता है, भैया, यह बात तो सच है कि इस दुनिया में बहुत ही ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं।
अब आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है यह तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही धर्मेंद्र की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, मदद? कैसी मदद? गौरव कहता है, भैया जी, मैंने किन्नरी साधना सिद्ध की हुई है। मैं इस साधना के जरिए आपके घर की परेशानी को दूर कर सकता हूं, साथ ही साक्षी की हालत को भी ठीक कर सकता हूं। गौरव साक्षी की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। रेखा हैरानी से कहती है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम साक्षी को कैसे ठीक कर सकते हो? क्या तुमने तंत्र मंत्र सीखा है? गौरव कहता है, हाँ भाभी, कुछ यूं ही समझ लो, लेकिन यह तंत्र सकारात्मक तंत्र है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह सुनते ही रेवती रोने लगती है और गौरव का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, बेटा, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हारे पांव धोकर पीऊंगी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। बेटा, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं। हमें नहीं पता कि हमारे घर को किसकी बुरी नजर लग गई, लेकिन सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है। इससे पहले कि मेरा परिवार टूटकर बिखर जाए, मेरे परिवार को बचा लो। तुम जो कहोगे मैं वो तुम्हें देने को तैयार हो जाऊंगी। पैसा, धन, दौलत, जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगी। बस कैसे भी करके मेरे परिवार को बचा लो। गौरव कहता है, अरे आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके बेटे के समान हूं। आप मुझे इस तरह से भीख मत मांगिए। आप हमारे पड़ोसी हैं और अपने पड़ोसी की मदद करना एक इंसान का फर्ज होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी कुछ करता हूं। गौरव अपनी मां से कहता है, मां, आप इन लोगों का ध्यान रखना, मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आता हूं। गौरव धर्मेंद्र के साथ बाजार से साधना का कुछ सामान लेने जाता है, जैसे गुलाबी कपड़ा, पान, पुष्प, किन्नरी यंत्र इत्यादि। गौरव ये सब काम बहुत ही फुर्ती के साथ कर रहा था। गौरव और धर्मेंद्र जल्द ही घर वापस आ जाते हैं और आते ही गौरव कहता है, धर्मेंद्र भैया, मुझे साक्षी के कमरे में जाना होगा, क्योंकि यह साधना मैं उसी के कमरे में करूंगा। वह किस कमरे में रहती है? धर्मेंद्र गौरव को उस कमरे में ले जाता है जहां पर साक्षी सोया करती थी। इसके बाद गौरव कहता है, भैया, मैं जब साधना करूंगा तो आप सभी लोग बाहर रुकना। मैं अपनी साधना के जरिए किन्नरी देवी को बुलाऊंगा और उनसे आप सबके परिवार के कष्टों को दूर करने का आग्रह करूंगा। धर्मेंद्र गर्दन हिलाकर वहां से चला जाता है और गौरव अपनी साधना की तैयारी करने लगता है। कहने को तो साक्षी के परिवार के साथ काफी कुछ बुरा घट रहा था, लेकिन गौरव बहुत खुश लग रहा था। उसे साधना करते हुए बड़ी संतुष्टि हो रही थी। एक बार फिर वह अपनी वही साधना शुरू कर देता है जब उसने किन्नरी देवी को सिद्ध किया था। वही अक्षत से अष्टदल का बनाना, घी का दीपक जलाना और फिर मंत्रों का जाप करना। गौरव अपनी साधना पूरी कर लेता है, लेकिन इस बार उसे किसी भी अदृश्य शक्ति का एहसास नहीं होता जैसा कि पहले हुआ था। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर अभी तक देवी ने दर्शन क्यों नहीं दिए। फिर वह मन ही मन किन्नरी देवी को याद करता है और कहता है, हे देवी, मैं तेरा भक्त हूं, तेरा उपासक हूं। तूने मुझे वचन दिया था कि मैं जब भी तेरा आवाहन करूंगा तू जरूर प्रकट होगी। मुझे आज तेरी जरूरत है। मेरे सामने आ, मेरी मदद कर। गौरव लगातार प्रार्थना कर रहा था, लेकिन देवी का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। अब गौरव को चिंता सताने लगती है कि उसकी साधना काम क्यों नहीं कर रही। तभी अचानक दीपक बुझ जाता है। दीपक के बुझने से गौरव थोड़ा सहम जाता है और निराश भी हो जाता है। उसे यह एहसास हो चुका था कि देवी ने उसके सामने आने से मना कर दिया है। गौरव को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वह मन ही मन प्रार्थना करता रहता है कि किसी भी तरह देवी उसके सामने आ जाए और वह अपनी बात रख सके। गौरव एक बार फिर दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करता है, जिससे देवी मां सामने प्रकट हो जाए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। दोबारा जाप करने के बाद भी जब किन्नरी देवी प्रकट नहीं होती, तब गौरव का चेहरा गुस्से में तिलमिलाने लगता है। वह जमीन पर अपना हाथ पटकता है और कहता है, क्या मुसीबत है? ये मेरी साधना काम क्यों नहीं आ रही? कहाँ हो किन्नरी देवी? मेरे सामने प्रकट हो। आपने मुझे वचन दिया था
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आपको मेरे सामने आना ही होगा। आपको साक्षी की मदद करनी होगी। मुझे साक्षी के उस प्रेत को यहां से भागना है, उसे कैद करना है। गौरव यह सब बातें बहुत ही गुस्से में और तेज आवाज के साथ कह रहा था। उसकी आवाज बाहर भी जा रही थी, जिसे धर्मेंद्र सुन रहा था। एक पल के लिए वह भी सोचता है कि दरवाजा खोलकर अंदर जाए, लेकिन नहीं। उसे पता था कि गौरव साधना कर रहा है और इस तरह से साधना के बीच में जाना सही नहीं है, इसलिए वो दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है। लेकिन हाँ, गौरव की बातें जरूर सुन रहा था। उधर गौरव का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इस बार दीपक की लौ बुझी नहीं थी, लेकिन फिर भी देवी सामने नहीं आ रही थी। गौरव के बार बार कहने के बाद दीपक की लौ से धीरे धीरे एक आकृति निकलती है और हवा में बढ़ती चली जाती है। वह एक महिला आकृति का रूप लेती है। फिर सभी को एक आवाज आती है, दुष्ट मानव, तू मुझे अब क्यों बुला रहा है? तू मेरा भक्त नहीं रहा, ना तू मेरा उपासक है। तूने मेरी भक्ति के नियमों को तोड़ा है। मैं तेरी दासी नहीं, जो तेरे कहने पर आ जाऊंगी। यह मत भूल कि तू मेरा भक्त था। तू मुझसे नीचा है। मैंने भले ही तुझे वचन दिया था कि जब तू मेरा आवाहन करेगा मैं प्रकट हो जाऊंगी, लेकिन तू यह भूल गया कि मैंने यह वचन तेरी मदद करने के लिए दिया था, न कि गलत कामों में तेरा साथ देने के लिए। यह आवाज सुनते ही गौरव सहम जाता है, क्योंकि न तो इस बार उसे अदृश्य तौर पर कुछ दिखाई दिया था, ना मन की शांति मिली थी, लेकिन अचानक एक भड़कती आग से उठी मानव आकृति से यह आवाज आई और आवाज से गौरव सहम गया था। फिर वह आकृति कहती है, तू इतना चतुर कैसे बन सकता है? पहले तो तूने ही साक्षी के साथ बुरा किया, उसके पीछे वह प्रेत लगवाया, उसकी इज्जत को तार तार करवाया, उसकी जिंदगी खराब कर दी, और अब तू ही इनका भला बनने के लिए यहां आ गया। दुष्ट, तुझे नहीं पता, भले ही तू मेरा साधक बन गया हो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी की देवी बनती हूं और तू मेरा भक्त नहीं हो सकता। मेरे भक्त तेरे जैसे नहीं होते। वे मानव हित में काम करते हैं, न कि तेरे जैसे लोगों की बुराई करते हैं। तूने साक्षी जैसी मासूम लड़की के साथ खिलवाड़ किया है और अब तू उनके घर वालों की नजरों में अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। यह तेरी भूल है कि तू सोचता है मैं तेरी मदद करूंगी। भले ही तूने मुझे तब सिद्ध किया था, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि तूने नियम को तोड़ दिया है। क्या तुझे किसी ने यह नहीं बताया था कि मेरी साधना करने के बाद तुझे सभी बुरे कर्म छोड़ने होंगे? लेकिन नहीं, तूने ऐसा नहीं किया। तूने काले तंत्र का प्रयोग किया और साक्षी और उसके परिवार के साथ खेल खेला। दुष्ट, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। इतना कहते ही वो आग भड़कती हुई गौरव के चेहरे पर जा लगती है और गौरव का चेहरा झुलसने लगता है। वह बुरी तरह चिल्लाने लगता है। गौरव की आवाज सुनकर धर्मेंद्र 1 मिनट भी नहीं रुकता और कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। न केवल धर्मेंद्र, बल्कि सभी सदस्य कमरे में जाते हैं, क्योंकि सभी ने देवी की आवाज को सुना था और सभी को यह बात जानकर हैरानी भी हुई थी कि गौरव ने इतना बड़ा धोखा दिया है। वे लोग देखते हैं कि गौरव बुरी तरह तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और खुद पर काबू भी नहीं कर पा रहा। वह कमरे में इधर से उधर भाग रहा है, उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था। धर्मेंद्र काफी कोशिश करता है कि गौरव को काबू में ला सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हार कर वह एम्बुलेंस बुलाता है और तब तक गौरव तड़पता ही रहता है। इधर एक क्रोध भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सभी लोग यह जान चुके थे कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इस समय हम सभी को देख रही है। साक्षी, जो कि अभी भी बाहर ड्राइंग रूम में बेसुध बैठी हुई थी। सुधा को जब अपने बेटे का ख्याल आता है तो वह घुटने के बल बैठकर हाथ जोड़कर कहती है, देवी माँ, आप जो कोई भी हैं, जहां भी हैं, इस लड़के को छोड़ दीजिए। तभी गौरव के चेहरे से आवाज आती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसने भक्ति का नाम उपहास बनाया है। भक्ति के नाम पर इसने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। इसने तुम लोगों के साथ छल किया है। तभी सुधा कहती है, माफ कर दीजिए, इससे गलती हो गई। लेकिन वह शक्ति रुद्र रूप धारण किए हुए अग्नि कहती है, नहीं, जिस सौंदर्य के लिए इसने मुझे सिद्ध किया था, मैं उसी सौंदर्य को वापस ले लूंगी
और इसे पहले से भी अधिक कुरूप बना दूंगी। इतना कहते ही गौरव के चेहरे की आग और भड़कने लगती है। वे सभी लोग तो गौरव के पास थे और उसी समय उन्हें बाहर ड्राइंग रूम से साक्षी की चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। रेवती अपनी बेटी के पास जाती है तो देखती है कि वह अपने आप ही जमीन पर घसीटती हुई जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी को कोई खींच रहा है और साक्षी बल लगा रही थी ताकि अपने स्थान पर स्थिर रह सके। तभी रेवती की नजर घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ती है जो अपने आप खुल जाता है। साक्षी उस दरवाजे की ओर खींची चली जा रही थी। साक्षी के चेहरे पर घबराहट और डर था। रेवती अपनी बेटी का यह हाल देखकर चिल्लाने लगती है, साक्षी, साक्षी, बेटा क्या हुआ? तभी वह दरवाजा अपने आप बंद होता है और इधर गौरव बाहर निकाल कर आता है। गौरव के चेहरे पर जलती हुई अग्नि से आवाज आती है, दुष्ट प्रेत, छोड़ दे उस लड़की को, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी कमरों से अजीब अजीब सी रोने की आवाज आने लगती है और साक्षी बिल्कुल स्थिर हो जाती है। फिर एक शंखनाद की गूंज पूरे घर में गूंजने लगती है और धीरे धीरे घर की दीवारें काली होने लगती हैं। साक्षी अपना चेहरा घुटनों में छुपाकर बैठ जाती है, जैसे उसे किसी चीज से डर लग रहा हो। और कुछ ही देर में घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और फिर लगातार खुलने बंद होने लगता है। तेज आवाज के साथ अचानक एक बार दरवाजा झट से बंद हो जाता है और फिर घर की दीवारें वापस पहले के जैसे सफेद हो जाती हैं। इतने में ही गौरव के लिए बुलाई गई एम्बुलेंस भी आ जाती है। धर्मेंद्र तुरंत गौरव के चेहरे पर कंबल लपेटकर उसे अस्पताल ले जाता है। उस समय गौरव के चेहरे की आग भी बुझ जाती है। इधर सभी लोग साक्षी को संभालते हैं। साक्षी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन हाँ, बहुत कमजोर और निराश हो चुकी थी। अब गौरव का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा बदसूरत हो चुका था। उसे अपना चेहरा देखने में घिन आती थी, यहां तक उसने अपना चेहरा ही देखना बंद कर दिया था। कभी कभी उसे अपने किए पर पछतावा होता था तो कभी कभी वह गुस्सा करता था और धीरे धीरे उसका दिमागी संतुलन भी खराब होने लगा। अब वह अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखता है। उसकी मां भी उसे कहीं बाहर नहीं जाने देती और वहीं दूसरी ओर उसकी बहनें छोटी मोटी जॉब करके घर का खर्च चला रही है, जबकि साक्षी की हालत बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालांकि अब उसके घर वाले उसे कहीं बाहर नहीं भेजते, लेकिन वह फिर से हंसने बोलने लगी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह गौरव, जो कि साक्षी को पाने के लिए किसी भी हद तक चला गया, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने एक ऐसा गलत रास्ता चुना जिससे कि वह साक्षी और उसके परिवार वालों के दिल में जगह बना सके, लेकिन खुद उसके साथ ही गलत हो गया। उसने साक्षी के परिवारों को कुछ दिनों की तकलीफ दी, लेकिन अब उसका परिवार कब तक के लिए तकलीफ में चला गया ये तो भगवान ही जाने। इसीलिए भगवान को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब उनका प्रकोप आता है तो उनके प्रकोप से हमें कोई भी नहीं बचा सकता, ना हमारी तंत्र साधना, ना हमारी भक्ति। अगर हमारा मेन उद्देश्य यह रहेगा कि हम अपनी उन साधना के जरिए किसी को नुकसान पहुंचा, तो फिर आप सोच भी कैसे सकते हैं कि उससे आपका भला हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी साधना के सपने देखा करते हैं और फिर किसी के साथ बुरा करना चाहते हैं, किसी से बदला लेना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर ऐसे कदम उठाएं, क्योंकि एक बार अगर आप इसमें घुस गए तो वापस निकल नहीं पाएंगे और फिर जिंदगी भर के लिए आपको जो सबक मिलेगा ना, उससे कभी ऊब नहीं पाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इससे भी बहुत ही भयानक और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस स्टोरी, और आपने असली तंत्र मंत्र को जाना ही नहीं है, आपने अभी तक असली साधना को पहचाना ही नहीं है। अगर आप उन साधनाओं के बारे में, उन तंत्र मंत्र की क्रियाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि उन मेंबर्स वाली स्टोरी को सुन लीजिए। जल्दी कीजिए, कहीं लेट ना हो जाए। वह बहुत ही सस्ती है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको जो मिलने वाला है ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। कुलदीप कुमार, आंचल जोशी अलवर, रणजीत सिंह पंजाब, अभय कुमार यूपी, आयशा सलीम कर्नाटक, साजिदा रहमान असम, संजय कन्नौजिया दुबई, वैशाली मुंबई। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
अगली स्टोरी पर।